होगा क्या। इस देश की जनता तो जीएसटी सरकार को खूब देती है। नौकरी पेशे वाला तबका सरकार को सीधा टैक्स खूब देता है। सरपट सड़कों पर चलते हैं तो टोल टैक्स आपसे ले ही लिया जाता है। अलग अलग माध्यमों से सेवा कर यूं भी सरकार वसूल ही लेती है। और तो और कॉरपोरेट से ज्यादा तो डायरेक्ट टैक्स इस देश की जनता देती है। तो जनता पर असर क्या पड़ेगा, इससे पहले तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खेल में इस वक्त देश के अंदर एक और भयंकर तबाही कगार पर आने के लिए खड़ी है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया है, उससे भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी के घर पर सीबीआई रेड पड़वाई, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन पर धमका रहे हैं कि इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सर चकरा जाएगा, वरना जंग बंद कर दो। और अगस्त के बाद आखिर देश के अंदर क्या होने जा रहा दोस्तों, ये वो बड़े सवाल हैं जो जनता के मन के अंदर उछल कुचल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वाजपेयी, उनकी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, शुरू से आखिर तक देखिएगा, पूरा मामला समझ आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार। होगा क्या। इस देश की जनता तो जीएसटी सरकार को खूब देती है। नौकरी पेशे वाला तबका सरकार को सीधा टैक्स खूब देता है। सरपट सड़कों पर चलते हैं तो टोल टैक्स आपसे ले ही लिया जाता है। अलग अलग माध्यमों से सेवा कर यूं भी सरकार वसूल ही लेती है। और तो और कॉरपोरेट से ज्यादा तो डायरेक्ट टैक्स इस देश की जनता देती है। तो जनता पर असर क्या पड़ेगा, इससे पहले तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खेल में इस देश की जनता फंसी नहीं। पहली बार अगर यह सवाल बड़ा हो चला है कि टैरिफ का असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, टैरिफ का असर भारत के रोजगार पर पड़ेगा, टैरिफ का असर भारत के भीतर जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है कहीं वो ठप ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए, उस पर भी पड़ेगा। टैरिफ का असर भारत के लोगों के पास जो भी रोजगार के माध्यम है उनका शटर गिर जाएगा, इस पर पड़ेगा। सितंबर के महीने से आपको कुछ और आवाजें सुनाई देगी। एक आवाज होगी बहुत हुआ। अब तो देखिए सेंसस भी हम कर ही रहे हैं, यानी देश की जनगणना शुरू हो चली है। और पता चल रहा है कि गरीबों की तादाद इस देश में 80 करोड़ नहीं 100 करोड़। तो 100 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज क्यों नहीं दे सकते हैं? भारत का किसान है, खूब अन्न उपजाता है, वो देगा और हम बांटेंगे, क्या मुश्किल है। मनरेगा के भीतर जो 27 करोड़ लोगों के पास इस देश में जॉब कार्ड, उसमें से हम सिर्फ 9 से 11 करोड़ लोगों को ही मनरेगा में काम दे पाते हैं, वह भी 100 नहीं 40 दिन। चलिए वो 9 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ तक काम देने की स्थिति में आ जाएंगे, और जो 27 करोड़ का आंकड़ा है वो 30 करोड़ को मनरेगा में जॉब कार्ड के लिए जो अप्लाई करेंगे वो बढ़ चुका होगा। जो किसान सम्मान निधि हम साल भर में 6,000 रुपए देते हैं, 3 अलग अलग किस्तों में 2-2 हजार की, उसको 3-3 हजार कर दें या 5-5 हजार कर दें, इस पर भी चिंतन मनन शुरू हो जाएगा। जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जो पेंशन दी जाती है उसको भी बढ़ा दिया जाए। इस देश के जो भी पीएसयू सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है वह प्राइवेट सेक्टर को और तेजी से दे दिए जाए। और प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर किसी भी जगह पर कोई प्रोडक्शन ऐसा कर नहीं पा रहा है जिससे रोजगार बढ़े और बाजार में माल बड़ी तादाद में आने लग जाए, जिससे महंगाई थोड़ी सी सिमट सी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। परिस्थिति नाजुक है। इस परिस्थिति नाजुक का सरकारी आंकड़ा खुद कह रहा है कि दरअसल इस दौर में 50% अमेरिकी टैरिफ का मतलब 5 लाख करोड़ मिनिमम है, 6 लाख करोड़ मैक्सिमम है। यह सीधे सीधे एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है। इस आंकड़े में एक और चीज है कि जो अलग अलग डिमांड दुनिया भर से आती थी वो तकरीबन 70% कम हो जाएगी। एक सवाल और है, भारत जो नया बाजार खोज रहा है दुनिया के अलग अलग बाजारों में और कह रहा है कि खाना पूर्ति कर लेंगे, वहां पर जो कीमतें लगाई जाती है वो अमेरिकी बाजार की तुलना में आधे से कम है। यानी 50% टैरिफ बढ़ाइएगा तो अमेरिका में हो सकता है माल बिक भी जाए, लेकिन जिस अवस्था में आप या तो फ्री ट्रेड के तहत
या फिर 5-10% और 15% तक के टैरिफ में दुनिया के वो कोई भी देश हो, वो चीन हो, वो वियतनाम हो, वो इंडोनेशिया हो, वो ईरान हो, कहीं भी माल बेचिएगा, वहां का बाजार उतना संपन्न नहीं है जो भारत के सामानों को उस कीमत पे खरीद सके जिससे यहां पर मुनाफा मिल जाए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिर होगा क्या? और ये होगा क्या दरअसल एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर पहली बार सवाल बहुत साफ और सीधा है। भारत में बेरोजगारी तकरीबन 30 लाख लोगों की और उस दायरे में आने वाले हैं जो अभी तक मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो डायमंड इंडस्ट्री हो, वह दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो जो भी एक्सपोर्ट से जुड़ा रहा, उसमें ये औसत है 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर। वो कानपुर हो या तमिलनाडु का तिरुपुर हो, वो नोएडा का इलाका हो या फिर इस देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं और दुनिया के बाजार में अपने प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और पैसा मिल रहा है, वो एक झटके में बंद होगा। तो होगा क्या का अगला सवाल तो प्रधानमंत्री की तरफ हर कोई देखने लगेगा और यह भी पूछेगा, अच्छा प्रधानमंत्री जी अचानक आत्मनिर्भरता का जिक्र क्यों कर रहे हैं, स्वदेशी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अचानक प्रधानमंत्री को यह क्या हो गया? वो कहने लग गए कि हमारे लिए सफेद और काला पैसा कोई मायने नहीं रखता है, हर पैसा चलेगा, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन होना चाहिए। तो बीते 11 वर्षों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन अगर 10% कम हो गया, जो पहले 11% था वो 1% पर आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? और इसी रेशियो में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ थमाते चले गए, उनका नेटवर्थ अगर बढ़ते चला गया, तो फिर उसके पीछे खड़ा कौन है? वही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की गाड़ी हो, इससे पहले अब कह रहे हैं जापान की गाड़ी, और वो गाड़ी में अगर भारत के मजदूर का पसीना बहेगा तो वो स्वदेशी माल होगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग इस देश को लगातार छोड़ते रहे हैं। जो तबका पैसे के साथ इस बाजार में लगातार खरीद फरोख्त करता था और एक इकोनॉमी साइकिल में चलती थी, वो आंकड़ा महीने दर महीने, बरस दर बरस बढ़ता चला गया। आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का जो पश्चिम जगत का जो बाजार और व्यापार है, उसमें जो टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, उसमें इंडियंस की तादाद भी तकरीबन 11.5% है। भारत का माल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 11% तक नहीं पहुंच पाया है, जो दुनिया के बाजार में जिसकी खपत 11% हो, वो 9% पे अटका हुआ है। वो कब 10 होगा, कब 15 होगा, कब 16 होगा, एक टारगेट है 2050 तक 16% हो जाएगा। लेकिन एक टारगेट यह भी है कि दुनिया के बाजार में अब भारत के लोग जो टेक्निकली साउंड है, वह भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उससे दुनिया के भीतर, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, वहां पर जितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी है, वो इस देश के लिए तो डराने वाली होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत के भीतर जितने मजदूर काम करते हैं, जो टेक्निकली साउंड हैं, उनसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा दुनिया के अलग अलग बाजारों में भारत के जो वेल इक्विप्ड, वेल इंटेलिजेंट, दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए लोग, वो सब वहां पर जा चुके हैं। और उनकी तादाद दुनिया के बाजार में जो 30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं और उस कगार पे अब खड़े हो चुके हैं, हर इंडस्ट्री कहने से चूक नहीं रही है, हाँ ऐसा होगा। और जिस बात का जिक्र है उसमें सबसे बड़ा असर तो टेक्सटाइल और डायमंड में ही पड़ने वाला है। दोनों का केंद्र एक लिहाज से सूरत तो है ही, लेकिन तिरुपुर दरअसल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। यानी रेडी टू वेयर गारमेंट जो एक्सपोर्ट करता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, वो वॉलमार्ट हो, वो जारा हो, वो गैप हो, वो टारगेट हो, तमाम जगहों पर सप्लाई होती है। और जो डायमंड का हिस्सा है उसमें जो ज्वेलरी जाती है, और वो खास तौर से इस मौके पर जो कि क्रिसमस से शुरू होता है, न्यू ईयर और ईस्टर तक जाता है, इसमें सूरत से हजारों करोड़ का माल रवाना होता था। सब कुछ थम रहा है क्या?
ये अलग अलग सवालों के दायरे में आप आइए, उससे पहले हमें लगता है कुछ लोगों की बात सुननी चाहिए। मसलन पहले शख्स हैं इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। ये बताते हैं कि पूरा डायमंड मार्केट लेबर ओरिएंटेड है और इनका नाम है दिनेश नावड़िया, और ये कह रहे हैं संकट भयानक है। 89 बिलियन डॉलर का मार्केट अमेरिका का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का है। आज हम भी ये 2024-25 की बात करें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट 13.3 बिलियन डॉलर का हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट है। भारत का जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भारत के अंदर कोई नेचुरल डायमंड का प्रोडक्शन नहीं है। हम 100% इंपोर्ट करके सिर्फ लेबर करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। हो सकता है सरकार तो रईस है इस देश में टैक्स वसूल के, जितना पैसा वो वसूलती है उसमें जो नुकसान और घाटा भारत के व्यापारियों को और उन व्यापारियों के जरिए मिलने वाले काम पर पड़ने वाला है, वो हो सकता है सरकार के लिए चुटकी भर हो। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो सिर्फ मई के महीने में 1,72,000 2024 में यानी एक साल पहले सरकार ने जीएसटी कलेक्शन किया था। इस बरस मई में इसमें 38,000 रुपए का इजाफा हो गया। 38,000 रुपए का इजाफे का मतलब है ये 2 लाख करोड़ पार कर गया, और कमोवेश जीएसटी पिछले साल की तुलना में इस साल एवरेज जो बढ़ा है वो तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में सरकार टैक्स कलेक्शन करती है तो सिर्फ कानपुर का लेदर जो 2,000 करोड़ से ज्यादा अमेरिका जाता है, क्या उस पर असर पड़ेगा तो सरकार के माथे पर शिकन है? तिरुपुर का जो हमने जिक्र किया वहां से 5.25 अरब डॉलर, कुल इस देश से जो टेक्सटाइल का माल जाता है वो 16 अरब डॉलर का है, उसमें लगभग एक। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगाया जा रहा है उससे भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जब भारत की कोई भी चीज अमेरिका के अंदर बेची जाएगी उस पर 50% टैरिफ उस पर लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज महंगी करके अमेरिका के अंदर बेची जाएगी। जब चीज महंगी बिकेगी तो वो बिकने ही क्यों लगी, तो कितना बड़ा लॉस इंडिया को इस चीज में होगा। लेकिन बड़ा सवाल कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे। आखिर मोदी जी क्यों पलटवार अमेरिका के ऊपर नहीं कर रहे। अमेरिका बार बार विदेशों के अंदर जाकर जगह जगह पर घूमकर जिस तरह से हमारे देश इंडिया का अपमान कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि नीली पीली हरी गुलाबी आंखें दिखाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन नहीं दिखा रहे। दोस्तों, माई फ्रेंड इज डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको उन्होंने अपना दोस्त बनाया था, किस तरह से दुश्मन बनकर मोदी जी के ऊपर धारता हुआ नजर आ रहा है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।